हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संपर्क भाषा। जैसे कल वाली क्लास में पढ़ा था हिंदी के विविध रूप, प्रयोगधर्मिता के स्तर पर, व्यापकता के स्तर पर, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी का प्रयोग किस प्रकार अलग अलग संदर्भ में अलग अलग रूप में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे संपर्क भाषा। एक भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके उसे संपर्क भाषा या जनभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा या इसे जनभाषा भी कहते हैं। तो संपर्क भाषा भाषाई अंतर में मध्यस्थता करने वाली भाषा या उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी दो व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो। जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं। ऐसे दो व्यक्ति जिनकी मातृभाषाएं भिन्न भिन्न हैं या अलग अलग हैं। ऐसे कई भाषाओं में इसे लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा, वाहन भाषा, सामान्य भाषा भी कहते हैं। मानव इतिहास में संपर्क भाषाएं उभरती रही हैं। जैसे आधुनिक काल में विश्व की संपर्क भाषा क्या है? इंग्लिश। अंग्रेजी। वैश्विक स्तर पर हम देखें तो अंग्रेजी जो है संपर्क भाषा है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यदि कोई जापानी भाषा है या अन्य कोई भाषा है तो उसके मातृभाषी आपस में बातचीत करेंगे तो वह आमतौर पर इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे और इंग्लिश उनमें से किसी की भी मातृभाषा नहीं है। तो अलग अलग स्थानों पर ऐसी अनेक संपर्क भाषाएं मिलती है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें आसपास के क्षेत्रों में हिंदी जो है भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका, आदि बहुत लोगों द्वारा समझी जाती है। आंतरिक भारत में भी अंतर्राज्यीय भाषाएं अंतर को अंग्रेजी ने कम कर दिया। तो सोवियत संघ जो है उनके बिखरने के बाद में उसमें जो सम्मिलित क्षेत्र हुए उसमें आपस में सभी रूसी का प्रयोग करते थे और फिर रूसी भाषा का प्रयोग करने के बाद
रूसी को ही उन्होंने मातृभाषा नहीं बनाया। तो भारत की जो संपर्क भाषा है उसके रूप में है हिंदी। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी। भारत में हिंदी बहुत पहले से संपर्क भाषा के रूप में रही है, इसलिए यह बहुत पहले से राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्योंकि हिंदी की संपूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है हिंदी की सार्वदेशिकता। तो भारत की विशालता के अनुरूप ही राष्ट्रभाषा विकसित हुई, जिससे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी होने वाले मेले, चाहे वह प्रयाग का मेला है, कुंभ का है, या अजमेर शरीफ की दरगाह हो, या विभिन्न प्रदेशों की हमारी सांस्कृतिक एकता के आधार स्तंभ तीर्थ स्थल हो, सभी स्थानों पर आदान प्रदान की जो भाषा है उसके रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार इन सांस्कृतिक परंपराओं से हिंदी की सार्वदेशिक भाषा के रूप में लोकप्रिय है। विशेष रूप से दक्षिण और उत्तर के जो सांस्कृतिक संबंध है उनकी दृढ़ श्रृंखला के रूप में भी हिंदी का क्षेत्र विस्तृत है, वह एक सशक्त भाषा है। संपर्क भाषा हिंदी का आयाम सबसे व्यापक और लोकप्रिय है। संपर्क भाषा हिंदी इसका आयाम सबसे व्यापक और लोकप्रिय है। जिसका प्रसार क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर से बढ़कर के भारतीय उपमहाद्वीप तक है। शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित तीनों वर्गों के लोग परस्पर बातचीत आदि के लिए इस प्रकार मौखिक माध्यम से जनभाषा हिंदी का व्यवहार करते हैं। भारत की जो लिंग्वे फ्रैंका है, या जो लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन, या पैन इंडियन लैंग्वेज, अंतर प्रादेशिक भाषा, लोक भाषा, अखिल भारतीय भाषा, ये नाम जो है जनभाषा हिंदी के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो भारत की बहुभाषिकता के जो संरचना है या जो ढांचा है उसमें हिंदी की विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों के अलावा भाषा व्यवहार के क्षेत्रों में भी संपर्क ये करवाती है, जिसका न और कोई विकल्प नहीं है। अपितु जो हिंदी की जो विविध भूमिकाएं हैं वो समग्रता के साथ समर्थ हुई है। तो हिंदी ने पिछले 1000 वर्षों में विचार विनिमय का जो उत्तरदायित्व निभाया है वह एक अनूठा उदाहरण है। कुछ लोगों की ये धारणा है कि हिंदी पहले राष्ट्रभाषा कहलाती थी, बाद में इसे संपर्क भाषा कहा जाने लगा, और अब इसे राजभाषा बना देने से इसका जो क्षेत्र है वह सीमित हो गया है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदी जो है सदियों से संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा एक साथ रही है और आज भी वह है। तो भारत की जो संविधान है भारत का, उसमें 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेने से उसके प्रयोग का क्षेत्र जो है वह और विकसित हो गया। तो हिंदी हमारी राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। जैसे बंगला, तमिल,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि को बंगाल की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, केरल की राजभाषा बनाया गया है। ऐसा होने से क्या उन भाषाओं का महत्व कम हो गया? नहीं, बल्कि इससे उन सभी भाषाओं का उत्तरदायित्व और जो प्रयोग के क्षेत्र में पहले से अधिक बढ़ गया है। तो जहां पहले केवल आपस में बोलचाल में काम आती थी या उसमें साहित्य की रचना होती थी, वहीं अब प्रशासनिक कार्य भी हो रहे हैं। तो यही स्थिति हिंदी की भी है। तो इस प्रकार हिंदी संपर्क और राष्ट्रभाषा तो है ही, राजभाषा बना करके इसे अतिरिक्त सम्मान प्रदान किया गया है। तो आंतरिक स्तर पर हिंदी अपनी बोलियों के बीच में संपर्क की स्थापना करती रही है और कर भी रही है, और बाहरी स्तर पर वह अन्य भारतीय भाषा भाषी समुदायों के मध्य एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में उभर कर आई है, जिसके विभिन्न आयाम विकसित हो चुके हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिंदी का जो वर्तमान अस्तित्व है वह गौरवपूर्ण है। उसकी भूमिका आज भी सामान्य जन को जोड़ने में सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुई है। भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की मजबूती है। तो भाषा की जो सामान्य परिभाषा है उसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य के विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, और संपर्क भाषा का अर्थ जन भाषा होता है। किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो भाषा बोलता है वह जन भाषा है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति है या उत्तर भारत का व्यक्ति है, अगर वह किसी और प्रांत में जाता है तो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वह अन्यों को नहीं आएगी, तो उसे अपनी दूसरी या तीसरी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजी या हिंदी उसे सीखनी पड़ेगी। तो भिन्न भिन्न तो भाषा भाषी जो क्षेत्रीय लोग होंगे तो वह अपनी क्षेत्रीय भाषा के अलावा उनको एक अन्य भाषा को सीखना होता है, जिससे वह आप संपर्क कर सकें। तो दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में हिंदी का उपयोग संपर्क भाषा के रूप में होता है। और फिर है द्वितीय भाषा, तो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें हिंदी को द्वितीय रूप में उपयोग किया जाता है। इन राज्यों में हिंदी द्वितीय भाषा का काम करती है। और भारत की जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो पहली है, उसमें कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? पहली है हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, कोंकणी, उड़िया, उर्दू। जैसे पहले हम देखते हैं हिंदी, गुजराती, बांग्ला, मणिपुरी, संस्कृत, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, सिंधी, इन 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। जो पूर्ण चंद टंडन है, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के, उन्होंने उनके अनुसार संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो समाज के विभिन्न वर्गों या निवासियों के बीच संपर्क के काम आती है। तो
इस दृष्टि से भिन्न भिन्न बोलने वाले अनेक वर्गों के बीच हिंदी एक संपर्क भाषा है और अन्य कई भारतीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क भाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कि संपर्क भाषा के प्रयोग के क्षेत्र को 3 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। एक तो वह भाषा जो एक राज्य जैसे महाराष्ट्र या असम है, दूसरे राज्य बंगाल या असम के राजकीय जो पत्र व्यवहार है उसमें काम आए, और दूसरे वह भाषा जो केंद्र और राज्यों के बीच पत्र व्यवहारों का माध्यम हो, और तीसरे वह जिसका प्रयोग एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र या प्रदेश के व्यक्ति से अपने निजी कामों में करे। तो वास्तव में भाषा जो होती है वह संपर्क की स्थिति ही किसी संपर्क भाषा के उद्भव और विकास को प्रेरित करती है या एक सुप्रतिष्ठित भाषा के संपर्क को पुष्ट करती है। तो हिंदी के साथ दोनों स्थितियों का संबंध है। आंतरिक स्तर पर हिंदी अपनी बोलियों के व्यवहारकर्ताओं के बीच संपर्क की स्थापना करती रही है और अब भी कर रही है, और बाह्य स्तर पर वह एक अन्य भारतीय भाषाभाषी समुदायों के मध्य एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में उभर कर आई है, जिससे अब उसके विविध आयाम विकसित हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी का जो वर्तमान गौरव है वह गौरवपूर्ण है और उसकी भूमिका आज भी सामान्य जनता को जोड़ने में सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुई है। इस प्रकार हमने आज संपर्क भाषा और द्वितीय भाषा के महत्व को समझा।